मिडिल ईस्ट की जंग का आज 39वां दिन है और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई और ईरान सीजफायर के लिए राजी नहीं हुआ तो अगले 24 घंटे में भीषण हमला हो सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप बोल चुके हैं कि अमेरिका चाहे तो ईरान को एक दिन में बर्बाद कर सकता है और यह भी कहा है कि वो रात आज मंगलवार की रात भी हो सकती है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार रात को मियाद खत्म हो रही है और ईरान ने अमेरिका के सीजफायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमेरिका को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं ईरान पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। पूरी रात तेहरान के साथ ईरान के दूसरे इलाकों में एयर स्ट्राइक और मिसाइलों से हमला किया गया, जिसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए इराक और सऊदी में बड़े हमले किए। तो अमेरिका की ओर से जो डेडलाइन दिया गया है वो खत्म होने जा रहा है और बताया जा रहा है बुधवार रात तक, अगर भारतीय समय के हिसाब से देखा जाए तो बुधवार रात तक ये अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले ईरान ने अमेरिका के शर्तों पर सीज फायर नहीं किया, युद्ध नहीं रोका, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो चाहें तो एक दिन के अंदर इसे खत्म कर सकते हैं, यानी युद्ध को खत्म कर सकते, ईरान को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इस बीच लगातार अमेरिका के हमले हुए जा रहे हैं। तेहरान और आसपास के इलाकों में अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन्स लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर सरेंडर नहीं करता है, हथियार नहीं डालता है और सीज फायर नहीं करता, युद्ध विराम नहीं करता है, तो ऐसे में ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला हो सकता है। इस वक्त ईरान के कई इलाकों में रात से ही लगातार बमबारी हो रही है और एक एक करके IRGC के ठिकानों को, महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ईरान ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी डेडलाइन का इंतजार करते हैं या डेडलाइन से पहले ही ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले ही तेहरान पर भीषण हमला हो रहा है। हमले की वजह से तेहरान में कई जगह आग लगी है। काला धुआं आसमान में उठता हुआ दिख रहा है। ये धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने तेहरान के आसमान में 2 अमेरिकी मिसाइल्स को मार गिराया है। और बड़ी खबर है, ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। यह पावर प्लांट ईरान के नॉर्थ में मसाद शहर के पास है। आशंका है कि इस हमले के बाद ईरान के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। मसाद प्लांट की क्षमता 328 मेगावाट है और इसके आसपास 2 और प्लांट हैं जहां से करीब 35 लाख लोगों को बिजली सप्लाई की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मसाद पावर प्लांट की है जहां पर हमला हुआ है और इस पावर प्लांट के ऊपर हमले के बाद ईरान के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। मसाद प्लांट की क्षमता 328 मेगावाट की है और इसके आसपास 2 और प्लांट है जहां से करीब 35 लाख लोगों को बिजली सप्लाई की जाती है। ईरान के मसाद की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पावर प्लांट पर हमला किया गया है। तो जैसा कि अमेरिका ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है और युद्ध विराम नहीं करता है तो ऐसे में ईरान में मौजूद तमाम वो जगह जिनका सरोकार आम नागरिकों से हैं, बुनियादी ढांचे हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा और उनके ऊपर हमला शुरू हो चुका है। और इस जंग के बीच ईरान ने अमेरिका का एक ड्रोन भी मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उड़ा था, तभी खाड़ी क्षेत्र में इसे निशाना बनाकर एक मिसाइल दागा गया और उसे मार गिराया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम एक रात में ही पूरे ईरान को तबाह कर सकते हैं। ईरान के खात्मे की रात कल भी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान में ऊर्जा ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से वहां के लोगों को आज़ादी मिलती है।
तो वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार होंगे। ट्रंप की धमकी, एक रात में ईरान खत्म। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. ईरान ने ठुकराया प्रस्ताव, ट्रंप ने फिर धमकाया। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. ईरान पर फाइनल अटैक की डेडलाइन का काउंटडाउन। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. यह ट्रंप की सबसे नई धमकी है, घातक और भीषण हमले की धमकी। 3 बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद इस बार ट्रंप जोरदार प्रहार की तैयारी में है। ट्रंप ने 8 बजे ईएसटी टाइम की डेडलाइन रखी है, यानी भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे। मिसाइल बॉम्ब एयर स्ट्राइक, इससे भी भीषण तस्वीरें कुछ घंटों के बाद दिख सकती हैं, क्योंकि ईरान के रवैये से ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं। उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, इसलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले उन्हें कहना पड़ा कि उनके पास पूरा प्लान तैयार है। We have regime change, but we didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view is very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is, but it's very unfair to say, because I don't mind being insulted. I've been insulted for many years by the fake news, but you can't. It's so bad for people that are so you just saw 2 great and John Ratcliffe, 3 unbelievable people. They have a plan. Every single thing has been thought out by all of us. इजराइल और अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने सबसे बड़ा ब्रिज उड़ा दिया। इजराइल रिफाइनरी और पावर प्लांट को निशाना बना चुका है। इजराइल ने दावा किया कि उसने साउथ पार्स गैस फील्ड में ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट बेकार कर दिया है। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट वेस्ट ईरान के असाउल्लेह में है। इस प्लांट से ईरान की तकरीबन 50% पेट्रोकेमिकल्स की सप्लाई होती है। इन हमलों को जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप का तर्क भी गजब का है। Mr. President, you've said Iranians would be mad if you stopped these attacks, but why would they want you to blow up their infrastructure, to cut off their power? Wouldn't that be punishing Iranians for the actions of the regime? They would be willing to, and it's suffering. They would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. They have lived in a world that you know nothing about. It's a violent, horrible world where if you protest, you are shot. इजराइल ने तेहरान के एक रिहायशी इलाके पर अंधाधुंध बमबारी की, जिसमें 6 बच्चों समेत कुल 57 लोग मारे गए। तेहरान के एयरपोर्ट पर भी इजरायली फोर्सेस ने बम बरसाए। ईरान के होर्मुज़गन सूबे में पोर्ट सिटी बंदर लंगहे पर अमेरिका की बमबारी में 13 लोगों की जान चली गई। ट्रंप का कहना है कि बुनियादी ढांचों पर हमला युद्ध अपराध नहीं है। Attacks on civilian infrastructure violate the Geneva Conventions and international law. Amount to No, war not at crimes. all. No, I'm not. I hope I don't have to do it. But again, I just said 47 years they've been negotiating with these people. They're great negotiators, and because they're not going to have a nuclear weapon. And if somebody that takes my place someday
is weak and ineffective, which possibly that will happen because we had numerous presidents that were weak, ineffective, and afraid of Iran. We're never going to let Iran have a nuclear weapon. And if you think it's okay for people that are sick of mind, that are tough, smart, and sick, really sick, from a policy standpoint, from a standpoint, any which way you want to say, mentally, these are disturbed people. If you think I'm going to allow them, and powerful and rich, to have a nuclear weapon, you can tell your friends at the New York Times, not going to happen. ईरान में इजरायली फोर्सेस ने करीब 70 साल पुरानी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया। शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान में टेक्नोलॉजी का बड़ा सेंटर कहा जाता है। इन हमलों के साथ साथ ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि उनकी बातचीत चल रही है। You are now dealing, you say, with a more reasonable, less extreme leadership in Iran. What does that mean for the protesters, for the human rights movement in that country after this conflict? No, you have a much different group of people. Now, I'm not saying we are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night, Eastern time. But we are dealing with them. I think it's going well. Mr. Witkoff is here, and JD is involved in the dealing. Mr. Witkoff is sitting right here, and I think it's going fine, but we'll have to see. You have to understand, we've been dealing with these people for 47 years. I'm standing here with a much more powerful Iran as of a month ago, not anymore. Right now they are decapitated. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. This should have been handled by 7 presidents, a lot of presidents. And those presidents are saying now, every one of them to their friends, we should have done this a long time ago. So it's not something I like doing. It's very dangerous, and we're getting them at the height of their strength. ईरान पर भीषण बमबारी शुरू हो चुकी है। अब अगर आज रात तक बात नहीं बनती है, तो कल सुबह सूरज की उगती किरण अपने साथ बर्बादी के मंजर लेकर आने वाली है। और यूएस इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इराक के इरबिल में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है, जिसके बाद अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि ये हमला सीधे ईरान ने नहीं, बल्कि ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद समूह मलेशिया ने किया है। माना जा रहा है कि इसका मकसद अमेरिका का ध्यान युद्ध से हटाकर इस ओर लगाना है। ईरान के इराक और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। देर रात इराक के इरबिल इलाके में ड्रोन से हमले किए गए हैं। माना जा रहा है कि हमले ईरान के खिलाफ खड़े कुर्द विरोधी समूह के ठिकाने पर किए गए हैं। इराक के इरबिल प्रांत में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब इजराइल के साथ ईरान के अलग अलग देशों में हमले जारी हैं। ईरान ने सऊदी अरब के अल जुबैल मिसाइल पर अटैक किया है, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। देर रात भी खुर्मशहर के पास अटैक किया गया है। यह हमला खुद अल शेख इलाके में एक बड़े पोर्ट पर किया गया, जहां ईरान की नौसेना के लिए जहाज और सैन्य चीजें बनाई जाती है। इसलिए हमले में काफी नुकसान हुआ है। तो ईरान के कुल अल खुर्मशहर में हमला किया गया है। वहीं लगातार हमलों के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि ईरान का स्टेट टीवी बच्चों और छात्रों से अपील कर रहा है कि वो पावर प्लांट और जरूरी जगहों के आसपास खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं, ताकि अगर अमेरिका हमला करे तो उन्हें ह्यूमन चेन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर स्टेट टीवी यानी सरकारी टेलीविजन की ओर से एक संदेश दिया जा रहा है और युवाओं से और बच्चों से और छात्रों से अपील की जा रही है कि वो ह्यूमन चेन बनाकर पावर प्लांट के बाद खड़े हों, ताकि अमेरिकी हमलों को रोका जा सके। अब ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बताया है।
ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया था कि हमारे बहादुर सैनिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जोखिम भरा फैसला था क्योंकि हमने 1-2 पायलट को निकालने के लिए 100 जान को दांव पर लगा दिया। ट्रंप ने बताया कि इस ऑपरेशन में 155 विमानों को तैनात किया गया और सैकड़ों कमांडोज ने हिस्सा लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि रेस्क्यू के बीच में किसी ने जानकारी लीक की और वो उसका पता लगा रहे हैं। भीषण बमबारी, गोलियों की बौछार और हजारों लोगों की भीड़ के बीच अमेरिकन आर्मी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। इस रेस्क्यू ने न केवल अमेरिकन आर्मी की क्षमता सिद्ध की है, बल्कि ईरान युद्ध को लेकर अपने ही घर में घिरे ट्रंप को भी थोड़ी राहत दे दी है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल बताने के लिए ट्रंप दल बल के साथ मीडिया के सामने आए। रेस्क्यू को लेकर ट्रंप ने जो बातें कही वो हैरान करने वाली हैं। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के साथ क्रू के दूसरे सदस्य भी ईरान में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी पहली टीम ने F-15 के पायलट को गोलीबारी का सामना करते हुए रेस्क्यू कर लिया। फाइटर जेट के दूसरे क्रू मेंबर पायलट से बहुत दूर गिरे, जिन्हें बचाने के लिए अमेरिकन आर्मी ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। दूसरे रेस्क्यू मिशन में 155 विमानों को शामिल किया गया। दूसरे रेस्क्यू के दौरान रेत में धंस जाने के कारण अपने ही विमान नष्ट कर दिए, लेकिन क्रू को सुरक्षित निकाल लिया। And we had great talent. We got a little luck too, I would say. And we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकन जेट को मार गिराया है। उस वक्त इस दावे पर सवाल उठे, लेकिन ट्रंप ने कबूल कर लिया है कि ईरान ने अमेरिका का विमान मार गिराया, लेकिन उन्होंने इसे दुश्मन की किस्मत बता दिया। First wave of search and rescue forces successfully located the pilot of the F-15, and he was extracted from enemy territory by an HH-60 Jolly Green 2 helicopter. Fabulous machine as our warriors faced gunfire at very close range. It's amazing that when you look at the machinery, what happened, that nobody was even injured. Meanwhile, the second crew member, a weapons system officer, highly respected colonel, had landed a significant distance away from the pilot. When you're going at those speeds, even if you go out 2 or 3 seconds later, it's miles and miles away, because you're going fast. He was injured quite badly and stranded in an area teeming with terrorists from the Islamic Revolutionary Guard Corps rough group, as well as besieged militia and local authorities. रेस्क्यू से पहले पायलट की बहादुरी ने सबको अचंभित कर दिया। पैराशूट से नीचे उतरने के बाद भी गंभीर हालत में वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। सही जगह पर पहुंचे, मैसेज भेजा और फोर्स के आने का इंतजार किया। He scaled cliff faces, bleeding rather profusely, treated his own wounds, and contacted American forces to transmit his location. They have a very sophisticated beeper-type apparatus that is on them at all times.
And when they go out on these missions, they make sure they have lots of battery space and they're in good shape. And this one worked really well, amazingly, saved his life. We immediately mobilized a massive operation to retrieve him from the mountain holdout. And he kept going higher and higher. The mountain kept getting rougher and rougher and really very, very hard to find. The second rescue mission involved 155 aircraft, including 4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft, and more. We were bringing them all over, and a lot of it was subterfuge. We wanted to have them think he was in a different location because they had a vast military force out there. Thousands of people were looking. So we wanted them to look in different areas, so we were scattered all over like we were right on top of them. We had 7 different locations where they thought, and they were very confused. They said, well, wait a minute, they've got groups here, they've got groups there. It's amazing. अमेरिका में रेस्क्यू को लेकर गोपनीयता बढ़ती जा रही थी, लेकिन बीच में किसी ने जानकारी लीक कर दी। ट्रंप ने कहा है कि वो हर हाल में उस शख्स का पता लगाएंगे। We have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission. यह खतरनाक मिशन था। ट्रंप की टीम के सारे मेंबर इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार जोखिम भरा फैसला लिया गया और वो सही साबित हो गया। बंगाल चुनाव में वोटिंग से पहले जारी सियासी वार पलटवार के बीच मालदा हिंसा की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की आशंका के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इधर 1 अप्रैल को हिंसा वाले दिन मालदा में न्यायिक अधिकारियों की कारों का पीछा करते हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें करीब 3 दर्जन बाइक सवार अपराधी अधिकारियों का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में एनआईए ने 12 एफआईआर दर्ज करते हुए 24 आरोपियों को अरेस्ट किया है। तो वहीं पर बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए आज यानी कि मंगलवार तक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने को लेकर सवाल उठाया गया है। इस बीच मालदा हिंसा की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की आशंका के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। 1 अप्रैल को हिंसा वाले दिन मालदा में न्यायिक अधिकारियों की कारों का पीछा करते हुए हमलावरों को सीसीटीवी में देखा जा सकता है, जिसमें करीब 3 दर्जन बाइक सवार अधिकारियों का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आगे न्यायिक अधिकारियों की कार, पीछे हमलावर बाइक सवार। न्यायिक अफसरों की कार पर 30 बाइकर्स का अटैक। बंगाल सरकार को एससी की फटकार, मालदा हिंसा पर वार पलटवार। सड़क पर तेज रफ्तार में जिन कारों को उसके ड्राइवर भगाकर ले जा रहे हैं, उनमें न्यायिक अफसरों की टीम बैठी है और उनकी कार का पीछा कर रहे ये बाइक सवार वो हमलावर हैं जिन्होंने पहले 7 न्यायिक अफसरों को बंधक बनाया, उन पर हमले की कोशिश की और जब वो कार में सवार होकर जान बचाकर भागे, तब करीब 3 दर्जन बाइक सवार हमलावरों ने उनका बहुत दूर तक पीछा किया। इस बीच 2 बार न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कोशिश भी की गई। ये सीसीटीवी फुटेज बंगाल के मालदा जिले का है, जहां बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक वीडियो ऑफिस के बाहर एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 3 महिला अधिकारियों समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया और जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब करीब 3 दर्जन बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी का दूर तक पीछा किया।
इस मामले की जांच अब एनआईए कर रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को आदेश दिया कि वो मालदा में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के मामले की गहराई से जांच करे। इस मामले के सारे दस्तावेज बंगाल पुलिस से अपने कब्जे मिले और अगर नए केस दर्ज करने की जरूरत पड़े तो नई एफआईआर भी दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई। मालदा हिंसा मामले में सोमवार को एससी में सुनवाई हुई तो मालदा डीएम ने एडीएम को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कालियाचक में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के मामले में लापरवाही का दोषी माना है और जवाब मांगा है। मालदा हिंसा मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने मालदा हिंसा के पीछे टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया तो सीएम ममता ने अवैध घुसपैठ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। আর আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না, এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা, তারপরে বুঝবে খেলার নাম বাবাজি, খেলার নাম বাবাজি। বিহারেও বলেছিলেন খুশবইটিয়া আপনার দায়িত্ব বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, আপনার হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব সিআইএসএফ আপনার হাতে, সিআরপিএফ আপনার হাতে, আইটিবিটি আপনার হাতে, প্লেন আপনার হাতে, ট্রেন আপনার হাতে। তাহলে যদি কোনো খুশবইটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার, আপনি আগে পদত্যাগ করুন তারপরে খুশবইটিয়ার কথা বলুন। मालदा में जिस इलाके में घटना घटी है वहाँ पे बीजेपी के सपोर्टर थे क्या? फोटो वीडियो देखिए ना। वो अगर बीजेपी के सपोर्टर है तो बीजेपी तो 294 के सीट का 294 सीट जीत जाता। वो तो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, कौन जीता है उन बूथों में? टीएमसी जीता है। सारे लोग वोट किए टीएमसी को और बीजेपी का प्लानिंग हो गया। टीएमसी अपने सिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हटाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। एसआईआर को लेकर मालदा पर ज्यादा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर वो जिले हैं जहां एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट में बताया कि बंगाल की 60 लाख आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो गई। इन 60 लाख में से 27 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। न्यायिक अधिकारियों की सुनवाई के बाद कुल 33 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। ईसी के मुताबिक बंगाल में कुल 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। अब कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर बचे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख थी। एसआईआर में 63 लाख वोट कटे हैं। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स को मिलाकर यह आंकड़ा 90 लाख हो गया है। एक तरफ बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है तो वहीं मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक बंगाली मजदूर बंगाल जाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर वोट नहीं दिया गया तो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा। आयोग बंगाल में बवाल थामने की कोशिश में है तो नादिया की रैली में सीएम ममता बनर्जी ने पाकिस्तान का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্गेट করবে। ममता ने अपनी रैली में बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल भगवामय हो चुका है, दीदी की कोई धमकी नहीं चलेगी। पूरा प्रदेश, अमित शाह जी शुरुआत कर दिया था, पूरा प्रदेश भगवा का। जिस तरीके से कुछ बिहार में मोदी जी का रैली देख लिया ना, कलकत्ता इस बार साफ हो जाएगा, पूरा कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। सब प्रतिष्ठित नेता है, संतोष पाठक, तापस राय, सब जीतेगा।
इस बार टीएमसी को सुपड़ा साफ करेगा। टीएमसी कैडर भद्र बन जाओ, नहीं तो 4 तारीख का बाद बहुत खराब होगा। इधर आज बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कोलकाता में मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और असम चुनाव में वोटिंग से 48 घंटे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया है। हेमंता ने कहा है कि कांग्रेस विरोधियों की छवि खराब करने के लिए जिस तरह के हथकंडे 40 साल पहले आजमाती थी, वही आज भी कर रही है। रविवार को कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के एक्टिव पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा के आरोप के कुछ ही घंटों बाद रिंकी भुइयां ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस के एक आरोपों का जवाब दिया। इधर हेमंता के वार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और कांग्रेस के साथ गोगोई परिवार को भी धोखा देने का आरोप लगाया। उनके घर में एक महिला के पास 3 पासपोर्ट है। ऐसा कितना होता है? 3 पासपोर्ट। अरे गोल्डन पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, वीआईपी पासपोर्ट कहां से आया भाई? तुम तो पहले कांग्रेस में पड़े हुए थे। हमारे तरुण गोगोई के पास ऐसा ठहरते थे और आज ऐसा ठहरते। और हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं। अरे इसको तो पाले उन्होंने ही गोगोई ने, अब बेचारे को उसको ही धोखा देके चले। ऐसा आदमी इस आसाम में है, उसको सबक सिखाना। खत्म हो गया कांग्रेस असम में। कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीटें। सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 99। आई फाउंड कि आइडिया कहां से आया, उसका भी मैं रिसर्च किया। सेंट किट्स बोल के केस हुए थे। वीपी सिंह का बेटा को ऐसे कांग्रेस ने उस समय फंसाया था। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस टूल्स वर नॉट देयर। क्या फाइंड आउट करे फटाफट, कोई चोरी करेगा तो काउंटर भी आएगा। बट इन दोस टाइम आप चिट्ठी लिखना पड़ता है, जाना पड़ते हैं, मैनुअल रजिस्ट्रेशन देखना पड़ते हैं। आज हम फटाफट गौरव गोगोई का नाम में कंपनी खोल लिया, लेकिन वो समय वहां जाना पड़ते थे, जाके करना पड़ते थे, एंड लोग डिस्क्लोजर नहीं देते थे। दैट इज द रीजन ही कुड नॉट डिफेंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज इंटरनेट का कारण, टेक्नोलॉजी का कारण, यू कैन इमीडिएटली रीवेरीफाई। और अपनी फैमिली पर लगे आरोपों को लेकर सीएम हेमंत ने विपक्ष पर हमला किया है। तो अब कांग्रेस के नेता विदेशी पासपोर्ट होने के बजाय सीएम हेमंता की पत्नी के पास दुबई के गोल्डन वीजा का आरोप लगा रहे हैं। गौरव गोगोई ने हेमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछा है तो सीएम हेमंता ने भी गौरव गोगोई पर सीधा निशाना साधा। इनमें 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहाँ उन्होंने अवैध तरीके से ज़मीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे ज़मीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं। तीसरा, क्या आपने ये चीज़ अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं। साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए
और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस है, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं। 10 टॉकशो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था, गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा। मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं। राहुल थोड़ा उस मामला में स्मार्ट है, उन्होंने खेरा का ऊपर डाल दिया, जो अपने ट्वीट किया वो नहीं बोला है, एलेज, एक आगे वर्ड लिख दिया एलेज, जो आप लोग भी लिखेगा ना, द एलेज डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय पवन खेरा, मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पवन खेरा। राहुल ने कभी नहीं लिखा है ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। एलेज डॉक्यूमेंट्स, यू सी द वर्ड एलेज, एंड he used the word alleged. और यूपी के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के सुहेल देव पर दिए बयान पर बवाल मच गया है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम नेता शौकत अली के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए लुटेरे गाजी के समर्थन में बयान दिया गया है। राजभर ने कहा कि एआईएमआईएम नेता माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे यूपी में आंदोलन होगा। अब देश में ये वोट की राजनीति को लेकर के इस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो आदमी, तो हम तो भाई एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से कहूँगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के इस बयानबाजी से कहिए माफ़ी मांगे, नहीं तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहूँगा कि आप राजभर महाराजा सुहेल देव जी को मानते हैं, यदि आप मानते हैं तो एमआईएम के बयान पर आप प्रतिक्रिया अपना दीजिए। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी और मायावती जी, अगर ये लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि राजभर महाराजा सुहेल देव जी के ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। तो इस नाते मैं बार बार कहूँगा और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहूँगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को समझावे, नहीं प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा तो निकलना दूभर हो जाएगा। और दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी सरबजीत मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और अपने भांजे को ढूंढने दिल्ली आया था। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम लगातार जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर में एक कार दिल्ली विधानसभा का गेट तोड़कर अंदर घुसी और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस के बाहर गुलदस्ता रखकर आरोपी फरार हो गया। हालांकि कुछ ही समय में तीनों को पकड़ लिया गया, जिसने पूछताछ के आधार पर अब जांच आगे बढ़ाई है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, गुलदस्ता रखकर भागा आरोपी, सवालों के घेरे में दिल्ली असेंबली की सिक्योरिटी। मेंटली डिस्टर्ब था आरोपी, जांच कहां तक पहुंची। दिल्ली विधानसभा कैंपस में सोमवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। हालांकि मामले में पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कार भी बरामद कर ली गई है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं और आरोपी को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे यूपी नंबर की सफेद रंग की एक कार वीआईपी एंट्री वाले गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गई। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक कार सीधे विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस की ओर गई और पोर्च के पास गुलदस्ता रखकर कार चालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में एक टाटा सियारा गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन पीलीभीत का है, इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग सवार होते हैं और विधानसभा मेट्रो स्टेशन जो है सिविल लाइंस में, इसके बिल्कुल बगल में ये विधानसभा का गेट नंबर 2 है। लोहे का बड़ा गेट है, अक्सर ये गेट बंद रहता है और यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती रहती है। गेट नंबर 2 के
बाहर ये जो आप लोहे का बैरियर देख रहे हैं, ये गेट काले रंग का पूरी तरीके से बंद था। गेट में जोरदार टक्कर मारी इस गाड़ी ने, गाड़ी अंदर पहुंची। जो विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, वहीं पास में एक फूलों का गुलदस्ता और एक दूसरे पैकेट के अंदर भी कुछ फूल थे, उनको वहां पर रखता है। लगभग 2 मिनट के आसपास वो अंदर मौजूद रहता है और वहां से गाड़ी घुमा के वापस इसी गेट नंबर 2 से निकलकर फरार हो जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि उस समय असेंबली का सेशन नहीं चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी वालों को भी कुचला था। हालांकि घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने रूपनगर इलाके से आरोपी समेत 3 लोगों को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सरबजीत सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है। उसके साथ 2 और लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने जो टाटा सियारा सफेद रंग की गाड़ी को बरामद किया है, इस वक्त मॉरिस नगर थाने के स्पेशल स्टाफ का जो दफ्तर है वहां पर मौजूद है। इस वक्त हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफेद रंग की जो ये सियारा गाड़ी है, उसकी इस वक्त चेकिंग की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने चेकिंग की है। अब तक गाड़ी के अंदर कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। यही वो टाटा सियारा गाड़ी है जिसको सरबजीत नाम का शख्स चला रहा था। उसके साथ 2 और लोग थे, तीनों यंग हैं। तीनों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। जो सरबजीत है उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के जो 2 लोग हैं उनका क्या रोल है उसको वेरीफाई अभी किया जा रहा है। गुलदस्ता लेकर ये शख्स बाहर एक ई रिक्शा को टक्कर मार के गेट नंबर 2 से एंट्री करता है। गेट को तोड़ते हुए तकरीबन 2 मिनट अंदर रहता है और अंदर रहने के बाद वहां पर जो विधानसभा स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उनकी गाड़ी के पास जो वहां का पोर्च था वहां पर गुलदस्ता रखता है, कुछ और कागजात रखता है और वहां से वापस उसी गेट से फरार हो जाता है। इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्पेशल सेल की टीम, स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सभी विधानसभा पहुंचे थे और अभी मॉरिस नगर का जो ये दफ्तर है यहां पर इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ में जुटी है। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी सरबजीत मेंटली डिस्टर्ब है, जिसका इलाज दिसंबर 2025 से चल रहा है। आरोपी के परिवार के मुताबिक सरबजीत का भांजा 1 अप्रैल से मिसिंग है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली के हरिनगर थाने में दर्ज है। इसी की वजह से आरोपी और भी ज्यादा परेशान चल रहा था और अपने भांजे को ढूंढने के लिए पंजाब के नांगल भी गया था, लेकिन वो वहां नहीं मिला, जिसके बाद आरोपी दिल्ली आया। आरोपी के परिवार का कहना है कि उन्हें लगा कि सरबजीत की तबीयत ज्यादा खराब न हो, इसलिए उससे झूठ बताया गया कि उसका भांजा हरमन मिल गया है, जिसके बाद ही बांग्ला साहिब गुरुद्वारे जाने वाला था, लेकिन गुरुद्वारे न जाकर दिल्ली विधानसभा पहुंच गया। भांजा हरमनदीप, जो उनके मतलब कि बाप का नाम है हरप्रीत सिंह, वो 1 अप्रैल से दिल्ली से गायब है। उसकी दिल्ली पुलिस ने लोकेशन दी है नंगल के पास, अनंतपुर साहब जिला है, और वहाँ उसको ढूंढने गया। वो भांजे से करता था प्यार और 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ से निकला हुआ है उसको ढूंढने के लिए। और उसको कहीं पे किसी आदमी, बहुत लोग ढूंढ रहे, कहीं मिल नहीं रहा है। वो इसलिए डिस्टर्ब हुआ है और दिल्ली में जाके उसने अपनी जो भी करा हो, मैंने तो न्यूज़ में देखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और हम सरकार के साथ हैं, जो भी है मदद करने के लिए तैयार है और वो बेकसूर है। और भांजे हमारे को भी मदद की जाए ढूंढने के लिए, तो सब लोग डिस्टर्ब है इसी चक्कर में। आरोपी पर हत्या की कोशिश, अपराध करने की तैयारी के साथ साथ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही गेट नंबर 2 पर अब सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है और पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ गैस संकट से लोग परेशान हैं तो दूसरी ओर जमाखोर इस संकट का पूरा फायदा उठाने में लगे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के महर में जमाखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जिले में अवैध डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिस दौरान करीब 20,000 लीटर अवैध डीजल और भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद किया गया। हालांकि अधिकारियों के पहुंचने की खबर मिलते ही कई ढाबा संचालक मौके से फरार हो गए। वहीं पर छापेमारी में अमरपाटन क्षेत्र से 14 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ढाबों की तलाशी में कुल 47 लीटर अवैध शराब भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक 9 मामले दर्ज किए गए हैं और कार्रवाई अभी जारी है। पेट्रोल के अवैध भंडारण के विरुद्ध एक अभियान के रूप में हमने जिला स्तरीय कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर मैहर के साथ में पुलिस की टीम, एडिशनल एसपी के साथ में
पूरे नेशनल हाईवे के विभिन्न ढाबों पर हमने छापेमारी की है। कुल 9 स्थानों पर अवैध भंडारण डीजल पेट्रोल बरामद किया गया है, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक लीटर की मात्रा है और लगभग 18 लाख से अधिक की कीमत है। 2 स्थानों पर अमरपाटन में अवैध रूप से गैस सिलेंडर भी भंडारण के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इस प्रकार से बृहद स्तर पर कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में इस संबंध में पूर्व से ही हाई अलर्ट, जैसा आपको विदित है, घोषित किया गया है। और महर में पुलिस एक्शन में पुलिस की ओर से गाजियाबाद में पुलिस ने एक्शन पर सवाल उठाया है, जहां एक ही गैस एजेंसी से चोर 2 बार 26 भरे हुए सिलेंडर लेकर गए और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। जानकारी के मुताबिक चोर गोदाम की दीवार को तोड़कर अंदर घुसे, 14 भरे हुए गैस सिलेंडर ले गए। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले भी इसी एजेंसी से 12 भरे हुए सिलेंडर चोरी हो चुके हैं। मामले में शिकायत दर्ज है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वही एजेंसी मैनेजर के मुताबिक करीब 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है। रात कुछ चोरों ने 12 सिलेंडर भरे हमारी गोदाम की दीवार तोड़कर चोरी कर लिए। पिछले महीने की 22 तारीख में भी हमारे गोदाम से 14 भरे सिलेंडर चोरी हुए थे, जिसकी सूचना मैंने पुलिस को दी थी। 26 भरे सिलेंडर अभी तक चोरी हो चुके हैं। इसका हमारा 85 और 90,000 के बीच नुकसान हो चुका है। इसकी भी सूचना मैंने पुलिस को दी थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई FIR हुई है अभी तक। पुलिस से बात हुई है, उन्होंने बोला जाँच कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक ना कोई चोर पकड़ा गया है, ना किसी प्रकार की कोई हमें सहायता मिली है। और बिहार के हाजीपुर में सोमवार को एक दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आनंद फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और बताया जा रहा है कि दरोगा कौशल किशोर 2019 बैच के पुलिस अधिकारी थे और मूल रूप से जमुई जिले के रहने वाले थे। कौशल कुमार जड़वा TOP के प्रभारी थे। फिलहाल पूरे मामले की अब जांच हो रही है। जो है निजी मामला है, जो उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। कार्य क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे, परंतु निजी मसले की वजह से इस वजह से ये सब हुआ। कहाँ के रहने वाले थे सर? कितना दिन पहले आया था? ये जो है फरवरी माह के अंदर इनका जो है TOP प्रभारी के रूप में पोस्टिंग हुआ था। उससे पूर्व ये बिदुपुर थाना क्षेत्र में GSI के रूप में पोस्टेड थे। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये जमुई डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। बाकी और डिटेल हैं वो हम लोग आपको थोड़ी देर में देंगे। और वाराणसी में गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर बियर पार्टी करने का मामला सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में गंगा में बियर पीते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बीते रविवार का बताया जा रहा है। दरअसल माझी समाज के कुछ लोग परंपरा के मुताबिक दशाश्वमेध घाट से मिर्जापुर के अदहल हाट स्थित बड़ी शीतला मंदिर तक शोभा यात्रा लेकर जाते हैं। इसी दौरान नाविकों ने नाव पर डीजे लगाकर तेज संगीत के बीच बियर पी और जमकर डांस किया। फिलहाल पुलिस वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान कर रही है। वहीं कुछ दिन पहले वाराणसी में गंगा की लहरों पर इफ्तार पार्टी करने का वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर खूब बवाल मचा था। वीडियो से संबंधित सभी पक्षों या सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। उसके बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें कोई शिकायत पत्र भी दिया गया है? नहीं, किसी भी प्रकार कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। और जो माझी समाज है ये प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का शोभा जुलूस निकालता है। तो वीडियो से संबंधित सभी जो तथ्य हैं उनकी गहनता से जाँच करने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।